फखर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये, मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और यकीन जानिए मुझे समझ नहीं आया, सहाफ़ी होने की हैसियत से, तालिब इल्म होने की हैसियत से मुझे समझ नहीं आया इस वक्त हुकूमत किसकी है। पीपल्स पार्टी से पूछो, कहते हैं नहीं भाई हमारी हुकूमत तो नहीं है। पीडीएम से पूछो, कहते हैं हमारी नहीं है, हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब वो पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सलमान, आपने देखा होगा बरसात में कुछ कीड़े मकोड़े जो है ना, मेंढक जो है ना, वो टर्टल करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो ये सूरत आपको इस तरह की लग रही है कि दिमागी तवाज़ुन हिल गया है। जो वहाँ से इनका पावर प्लग था पीडीएम का, वो शायद उतर चुका है और अब उनको समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरह से बिहेव करें, क्योंकि जिस दौरे मेयार की बातें ये कर रहे हैं, तो मैं ज़रा इनको याद दिलाता चलूँ नाज़रीन को कि जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों की जुरिसडिक्शन से 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर यहाँ से बाहर भेज दिया गया, तो इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती या कोई भी किसी भी मुल्क की अदालत जो है वो उसकी जुरिसडिक्शन से एक सजा याफ्ता शख्स को बाहर भेज दिया जाए। फिर वो वज़ीर आज़म होते हुए अकामा होल्डर थे और वो अकामा होल्डर के अंदर जो उनके पास जिस चीज़ का अकामा था उसमें वो चौकीदार। कितनी शर्म की बात है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हो और आपके पास जो है ना वो एक चौकीदार का अकामा हो। आप मुझे पहले बताएं कि ये कौन से कानून में और कौन से कंडक्ट में लिखा हुआ है, और ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की बेइज्जती नहीं है तो और क्या है। और फिर आपने देखा कि जब मरियम नवाज और दीगर जो इनकी पार्टी के लोग थे उनके बारे में आया कि नैब उनको गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह करेगी, नोटिस भेजेगी कि आपको गिरफ्तार करना है तो आपने कुछ करना है तो कर लें। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पिछले साल फैसले आए। सर आप आगे बढ़े, मैं यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दूं, फिर आप यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा। वो जो आपने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया है, मुलजिम तो बाहर चला गया लेकिन सर उसकी जमानत भी किसी ने ली थी ना कि नहीं मैं लेकर आऊंगा 4 हफ्ते के अंदर। उन्हीं को बुला लें सर, उन्हीं से बुला के पूछ लें क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, आपने जमानत दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 50 रुपए पे जमानत दी थी और 3 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है और अभी तक तो वो 50 रुपए की जो जमानत थी उसके ऊपर किसी ने पूछा नहीं। और वही शख्स जो इस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, जो उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आज़म बन गए। 60% काबीना जो थी वो जमानत पे थी और पिछले 12-13 महीने के अंदर मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो गया माशी तौर पर, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए, क्योंकि ये अवाम में अपनी साथ खो बैठे हैं। मैंने पहले भी समी साहब के प्रोग्राम में ये बात की थी कि क्योंकि ये अपनी साथ अवाम के सामने खो बैठे हैं तो इसलिए ये चाहते हैं कि अवाम और इदारों के दरमियान लड़ाई हो जाए और इसी तरह से हम उसका जो है ना कोलेक्टरल बेनिफिशियरी के तौर पर फ़ायदा उठाएं। तो ये जो मौलाना फजल रहमान ने आज ऐलान किया है, तो मुझे पहले बताएं। और अभी कुछ देर पहले आईजी इस्लामाबाद का बयान चल रहा था कि रेड जोन के अंदर किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं है, दफ़ा 144 नाफिज है। और पिछले चंद दिनों से हम जो मनाजिर देख रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर कि किस तरह से आंसू गैस शेल का और लाठी चार्ज किया जा रहा है, लोगों के सर फाड़े जा रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। किस कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस जो है इस किस्म का वहशियाना तशद्दुद कर सकती है? पुलिस का लेकिन कानून में लिखा हुआ भी हो तो मैं फखर साहब ये बताइएगा, यही कानून फिर मौलाना फजल रहमान साहब जिन लोगों को लेकर आएंगे उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, आपको लगता है पीर को? अच्छा फखर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। न्याजी साहब ये बताइएगा, अभी ये खान साहब की अगर हम बेल की बात करें, ये पीर तक की बेल दी गई है गालिबन खान साहब को और ये कहा गया कि जनाब आप जो मुताल्लिक अदालतें हैं उनमें जाके पेश हों। ये पीर को क्या वाकई में, क्योंकि अभी खबर ये भी चल रही थी कि हो सकता है खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोबारा या कोशिशें होंगी। आज तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कोई भी केस हो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो ये लाहौर जाने तक की बेल मिली है या अदालतों में? क्योंकि मैं माहिर कानून को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये बेल केसेस में नहीं मिल रही है, ये प्रोटेक्शन बेल आप कह सकते हैं, हिफाजती जमानत आप कह सकते हैं, ऐसा ही है? जी, जो आपका अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला केस है उसमें तो केस के अंदर बेल मिली है जिसकी 2 हफ्ते बाद की हेयरिंग होगी, 2 हफ्ते जो नया केस है।
उसके अलावा जो FIRs हुई थी लाहौर के अंदर खान साहब पे भी उनकी गैर मौजूदगी में, और उसके अलावा जो FIRs अभी मंजर आम पे नहीं आई, जिन्होंने अभी रिकॉर्ड पे नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है या हुकूमत ने छुपा के रखी हुई है, पंजाब हुकूमत हो गई उसमें, तो उनमें जो है वो खान साहब को बेल मिल गई है। और उनको कहा गया है कि क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो ली इसलिए जाती है कि आप जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जहाँ पे केस चलना है वहाँ से अपनी प्री अरेस्ट बेल करा लें। तो ये टाइम इसमें इतना ही मिलता है, 3-4 दिन, 5 दिन या 7 दिन की मैक्सिमम होती है प्रोटेक्टिव बेल। तो अब अदालत में पेश होने तक का टाइम मिलता है जी। अब आपको अदालत में वो पेश होंगे, जब तक उनकी प्री अरेस्ट बेल उनकी नहीं सुनी जाएगी तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो केसेस हैं जो सामने आए हैं और ये सामने नहीं आए, तो फिर जब वो अदालत में पीर को पेश होंगे, लाहौर की जो मुतलका अदालत होगी वो एडिशनल सेशन जज की होगी, वहाँ पे पेश होंगे, वहाँ उनकी प्री अरेस्ट बेल हो जाएगी, क्योंकि वो एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट होती है, आपको रिफ्यूज़ नहीं होती। तो फिर उसके बाद इस बेल का जो प्रोटेक्टिव बेल है इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो प्री अरेस्ट बेल वहाँ की अदालत ने ग्रांट की होगी उसका जो है ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेरे सर एक और चीज भी है ना न्याजी साहब, ये मामला भी है। अभी खान साहब को जब 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से कुछ जलाओ घिराव के वाकयात भी हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है वो उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ पर्चे कट चुके हैं, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उनको भी नामजद कर दिया गया है ऐसे केसेस में, जबकि खुद खान साहब ऑलरेडी पहले से गिरफ्तार थे, नैब की कस्टडी में थे और उनके खिलाफ पर्चे कट गए हैं दहशतगर्दी के। तो आपको लगता है उसमें गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, देखें, जब एक FIR अमूमन हमारी पुलिस की प्रैक्टिस ये है, जब FIR कट जाती है फिर तो पुलिस की सवाबदीद होती है कि उसे अरेस्ट करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट ग्रांट कर दे तो फिर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और अब इसमें मुश्किल हो गया अरेस्ट करना, क्योंकि उन मुतलका अदालत तक जाने के लिए हिफाजत है, उनके पास हिफाजती जमानत है, तो वहां से तो प्री अरेस्ट हो जाएगी। और जहां तक आपकी बात है, खान साहब जो थे वो कस्टडी में थे नैब के, उनका उसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल वो तो पता चल रहा है साफ कि बदनीति की बिना पे ये FIR हुई है। लेकिन आपसे एक चीज देख लें, इसमें एक चीज आपको समझ आएगी। देखें, आपका हक होता है नॉमिनेट करना किसी को भी FIR में, लेकिन यही हक खान साहब को नहीं दिया गया और ना अरशद शरीफ साहब की वालदा को दिया गया है। लेकिन जिस केस में कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, अलबत्ता उसको नॉमिनेट कर दिया गया है। जैसे खान साहब आपके सामने साफ एग्जांपल है, ही वाज इन कस्टडी, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पे तो राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, हमने FIR में नॉमिनेट कर दी है, लेकिन जहाँ पे उनको नॉमिनेट करने देना चाहिए था वहां पे उन्होंने नॉमिनेट किसी ने नहीं करने दिया। और वो तो इकदाम कत्ल वाला मामला था ना, एग्जैक्टली उसमें तो जाहिर सी बात है ये स्वाबदीद उन्हीं की होती है ना, जिनके साथ इकदाम कत्ल हुआ होता है, कि वो जिसको नामजद करना चाहें, फिर प्रोसिक्यूशन चीजें होती हैं, उससे साबित हो जाता है कि अगर जिसको नामजद किया गया है वो उसमें वाकई में मुलव्विस है नहीं है, ये तो फिर तहकीकात में वाज़ेह हो जाता है। एक चीज समझ लें, FIR जो होती है वो कोई एज सच आपका अरेस्ट वारंट नहीं होता। FIR होती है कि आपको पता लगा है कि एक जुर्म हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आप पुलिस स्टेशन में जाके दे देते हैं, वो कोई भी शख्स दे सकता है, तो फिर उसको उसी तरह एज इट इज जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाता है सरकारी कागज के अंदर। फिर उसके बाद पुलिस का काम है वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ये बंदा इस चीज में इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर वो नहीं है इन्वॉल्व तो फिर वहां पे चलान में उसको बेगुनाह करार दिया जाता है। लेकिन पुलिस के पास ये लाजिम है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब की 2 जजमेंट्स है, कि पुलिस एटलीस्ट ये देख ले क्या इस शख्स का इस ऑफेंस से ताल्लुक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और अरेस्ट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए जब आपको लगे कि ये शख्स भाग जाएगा, इसको अब्सकॉन्ड कर जाएगा। इस वजह से अरेस्ट की जो पावर्स है उनको बड़ा स्ट्रक्चर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट। और गालिबन अरेस्ट की नौबत उस वक्त भी आती है ना कि अगर आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप जो शहादत होती है उनके हवाले से कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तब आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करें, आप अरेस्ट, आपको थाने में बार बार बुलाया जा रहा है, आप पेश नहीं हो रहे, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन कर रहे, या ये खतरा हो गया आप मुल्क से भाग जाएंगे, आप एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, तो काफी इसमें कंडीशंस है। स्ट्रेट अवे अरेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो कहती हैं उसको मना करती हैं, उस प्रैक्टिस को वो डिस्करेज करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देखा एक चले न्याजी साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। फखर साहब आपसे राब्ता थोड़ा मुनक़ता हो गया था विवाद के। ये जो आपने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त बात, कि जिस तरह से 9 तारीख को खान साहब को गिरफ्तार किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर सी बात है जब वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया था। वहां पर जो लोग
एहतजाज करने के लिए आए हुए थे, पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा रहा था। जब उनको पता चला कि गैर कानूनी करार दिया गया खान साहब की गिरफ्तारी को, तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और वहां पर गमला भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन उन पर इस कदर शेलिंग हुई कि आसपास की जितनी इमारतें थी वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके लिए भी सांस लेना मुश्किल हो गया था। सर, ये आप देख रहे हैं 15 तारीख को जो लोग आएंगे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, क्या उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि एहतजाज ये भी होगा, एहतजाज वो भी है, तो इसमें तफरीक तो नहीं होनी चाहिए ना। तो देखें, इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर आपने देखा कि जब कल इमरान खान साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसके अंदर मुल्क के अंदर पिछले 3 दिन से एक ऐसी अफरा तफरी का और इंतशार का समा पैदा हो गया था कि इसको किसी तरह से कंट्रोल करने की जरूरत थी। और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मुझे तो इलेक्शन चाहिए, मैं इंतशार नहीं चाहता। इंतशार वो फिरा रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब वफाकी हुकूमत 13 जमातों का जो टोला है उनका कंडक्ट बता रहा है कि मुल्क के अंदर इंतशार की बाकायदा से हर किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वो खराब कर रहे हैं। आप देखें, पुरअमन एहतजाज हो, सबका हक है, आइन भी कहता है, कानून भी कहता है, लेकिन उसके ऊपर शेलिंग करके, प्रवोक करके, लोगों को इश्तियाल दिलाकर अमन व अमान की सूरत हाल को डेलिबरेटली खराब करने की कोशिश की जा रही है। खवातीन के साथ जिस तरह से उनको घसीट कर लेके जा रहे हैं, ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। अदालत ने सजा देनी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने वो तो बड़े अफसोसनाक मनाज़िर थे।